एवरीवन, दिस इज़ पूजा सक्सेना। वेलकम टू पूजा सक्सेना चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी का अगला भाग। हिंदी पेडागोजी के अगले भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी से ही संबंधित कुछ कीवर्ड्स, जो कि हम 20 तक पढ़ चुके हैं। 20 कीवर्ड्स मैं लगभग आपको बता चुकी हूँ और आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी पेडागोजी का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कुछ प्रश्न आते हैं रचनात्मकता से, कुछ आते हैं रचनाशीलता से और कुछ प्रश्न आते हैं आपके प्रतिभाशाली बच्चों से। तो रचनात्मकता, रचनाशीलता क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। रचनात्मक माने कि बच्चे किसी आर्ट में या ड्राइंग में, पेंटिंग में, डांस में, यानी कि नृत्य में, गायन में कहीं ना कहीं निपुण हों, वो कहलाती है रचनात्मकता या रचनाशीलता। तो ऐसे क्वेश्चन भी कीवर्ड्स के रूप में सही माने जाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 2 या 2 से अधिक इंद्रियों के प्रयोग के अवसर। तो जब भी आपके ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ कि बालकों को शिक्षा देते समय उनकी इंद्रियों का बराबर प्रयोग करना चाहिए या 2 या 2 से अधिक इंद्रियों के प्रयोग के अवसर देना चाहिए जिससे बच्चे इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीख सके, तो ये भी पॉइंट हमेशा कैसा माना जाता है, सही माना जाता है। सीखते समय समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें सीखते समय शिक्षक भी क्रियाशील होना चाहिए और छात्र भी क्रियाशील होना चाहिए। तो सीखना या अधिगम जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगला, जब भी विद्यार्थी सीखें तो सीखने में सामुदायिकता, यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें, सहकारी शिक्षा ज़्यादा अच्छी होती है अपेक्षाकृत अकेले सीखने की, यानी समूह में सीखना अच्छा होता है। जब सीखने की बात आएगी तो प्रयोग भी होना चाहिए सीखने में, प्रयोग के लिए प्रयोगशाला भी होना चाहिए और प्रयोगात्मक क्रियाएं भी होनी चाहिए। इनके माध्यम से जब बच्चे सीखते हैं तो सीखना सरल हो जाता है। तो सीखने के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें रचनात्मकता आ सकती है, शिक्षक छात्र दोनों क्रियाशील हों, ये अच्छा पॉइंट है। सामुदायिकता हो, बच्चे समूह में सीखें, बच्चे प्रयोग द्वारा सीखें, प्रयोगशाला का प्रयोग करें, प्रयोगात्मक क्रिया का प्रयोग करें, ये सब सीखने को क्या करते हैं, सुधारते हैं और सीखने को सरल बनाते हैं। इसके अलावा अगर प्रयोग और क्रियात्मकता की बात करें तो यहाँ पर प्रयोग के साथ साथ क्रिया और क्रियाशील रहना, यानी कि सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सक्रियता दोनों के लिए आ सकती है, शिक्षक के लिए भी आ सकती है और छात्र के लिए भी आ सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अपन चेक करते हैं। अब बच्चे जब सीख रहे हैं तो सीखने में जो क्रियाशीलता होगी वो स्वयं के द्वारा ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है। बच्चे जब स्वयं करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग, तो ये कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। सीखने के लिए बच्चे कई विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे खेल विधि, कहानी विधि, योजना विधि। तो खेल विधि क्या करती है, बच्चों को शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग करती है, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करती है और संवेगात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन मोस्टली खेल विधि जो होती है बच्चों को शारीरिक क्रियात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग करती है। कहानी विधि की बात करें तो कहानी क्या होती है, बच्चों को मानसिक रूप से सक्रिय, वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि कहानी कैसे है, इसका संक्षेप क्या है, इसका सार क्या है, इसका मतलब क्या है, तो मानसिक रूप से विकसित करती है। योजना विधि जो होती है उसमें बच्चे समझदारी से काम करते हैं, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये सब जानते हैं। तो ये तीनों विधियाँ बच्चों के लिए कैसी होती हैं, लाभकारी होती हैं। नेक्स्ट देख लें, अगर हम बात करें जो खेल विधि होती है, कहानी विधि होती है, ये सारी विधियाँ जो हैं, ये सारी विधियाँ बच्चों को शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक रूप से उच्चतर स्तर पर पहुँचाती हैं और बच्चे एक साथ एक्टिव हो जाते हैं इन सब के लिए। ठीक है, फिर आती है आपके क्वेश्चन कई बार आया, प्रश्नोत्तर विधि क्या है, सुकराती विधि क्या है। तो सुकरात ने दी थी प्रश्नोत्तर विधि, इसलिए इसे सुकराती विधि भी कह देते हैं। और ये विधि जो है इसमें बच्चों से क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नों के माध्यम से उनका संज्ञानात्मक विकास किया जाता है। फिर व्याकरण के लिए कौन कौन सी विधियाँ अच्छी होती हैं व्याकरण शिक्षण के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो व्याकरण शिक्षण के लिए 2 विधियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, एक है आपकी आगमन विधि और दूसरी आपकी निगमन विधि। आगमन विधि से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं और सबसे अच्छी विद्यालय विधि कौन सी है। तो सबसे अच्छी विद्यालय विधि है आपकी आगमन विधि। इसी विधि में उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, यानी बच्चों को पहले उदाहरण बताए जाते हैं और उससे बच्चे खुद नियम निकालते हैं। दूसरी विधि है निगमन विधि। निगमन विधि बहुत अच्छी से तो नहीं है, लेकिन अगर शिक्षक के पास समय कम हो और कम समय में कोर्स पूरा कराना हो तो निगमन विधि अच्छी होती है। डायरेक्ट मेथड पढ़ा दिया जाता है इसमें, यानी कि सूत्र से उदाहरण की ओर जाती है, नियम से उदाहरण की ओर जाती है। नेक्स्ट आपकी है संश्लेषण विधि। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि संश्लेषण विधि क्या होती है। संश्लेषण विधि का मतलब होता है बच्चों को एक ही बार में सारा पाठ पढ़ाना, यानी पूरा वाक्य पढ़ा देना जिसमें पद भी हो, रचना भी हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, लिंग हो, वचन हो, कारक हो, सबका ज्ञान एक साथ कराना संश्लेषण कहलाता है। इसके विपरीत जब किसी ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, अलग अलग करके पढ़ाया जाए, तो वो विश्लेषण विधि कहलाती है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कविता, गीत, पद्य पढ़ाने हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कविता, गीत और पद्य पढ़ाने हेतु खंडान्वय विधि का प्रयोग किया जाता है। खंडान्वय विधि का मतलब होता है कोई पंक्ति के प्रत्येक शब्द का अर्थ व भाव बताता चले। शिक्षक क्या है, प्रत्येक पंक्ति को पढ़े, उसके प्रत्येक शब्द का भाव बताए, उसका अर्थ बताए, तो वह विधि होती है खंडान्वय विधि। एक विधि और आती है कहानी के लिए, कविता के लिए, वो होती है दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि में क्या होता है, पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ बताना पड़ता है, पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ बताना होता है, इसमें खंडों में तोड़ा नहीं जाता। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, तो इसमें एक साथ ही अर्थ बताएगा शिक्षक, वो नहीं, ये नहीं बताएगा कि चाह का अर्थ क्या होता है, सुरबाला क्या होता है। मतलब यहाँ पर एक साथ बताया कि भैया पुष्प की अभिलाषा है कि भाई वो नहीं चाहता कि मैं किसी के गहनों में आऊँ, या मतलब मैं किसी की गहना बन जाऊँ, किसी के बालों में लग जाऊँ, या ये ऐसी पुष्प नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि जननी जन्म भूमिश जहाबनी जनार्दन आचा, तो ये सारी चीज़ें जब मैं संस्कृत का ये श्लोक बताऊंगी तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जननी माने माँ होती है, जनार्दन माने भगवान होते हैं, जाह्नवी माने पृथ्वी होती, तो ये सारी चीज़ गंगा होती है, तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ विधियाँ जहाँ खंडों में तोड़ा जाता है खंडान्वय कहलाती हैं, और जहाँ एक साथ पूरा अर्थ बताया जाता है दंडान्वय कहलाती हैं। फिर आती है आपकी डैक्रॉली विधि, ये भी कई बार पूछी गई है बच्चों। डैक्रॉली विधि क्या कहती है कि बिना भाव बिना अर्थ समझे रट लो, यानी कि जब आप बच्चों को सीधा सीधा पढ़ा देते हैं, यानी नियम से पढ़ा देते हैं कि भाई सूत्र रट लो काम बन जाएगा, शब्द भंडार में वृद्धि कर दें, तो वो कौन सी विधि है, डैक्रॉली विधि। डैक्रॉली विधि अर्थ ग्रहण पर जोर नहीं देती, क्योंकि वो कहती है कि बच्चे छोटे हैं और बच्चे अर्थ को नहीं समझेंगे। यानी कि अगर बच्चों से कहा जाए कि छोटा आ और छोटे आ से क्या होता है बच्चों, अनार, तो बच्चों को मानना पड़ेगा कि छोटे आ से अनार होता है, लेकिन ये नहीं पता उनको कि छोटे आ से अनार क्यों होता है। ठीक है, यहाँ रटने पर बल दिया जाता है डैक्रॉली विधि में बच्चों के छोटी कक्षाओं में। फिर आती है आपकी डाल्टन विधि। तो डाल्टन विधि क्या कहती है, भाव का पता बच्चों को होना चाहिए, यानी बच्चा जो भी कुछ याद करेगा, जो भी कुछ समझेगा, उसका भाव का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक विधि और आती है डैक्रॉली विधि, डाल्टन विधि, एक इसके अलावा एक विधि और आती है, वो आती है गोपाल कृष्ण भंडारकर विधि। गोपाल कृष्ण भंडारकर विधि, ये भी कई बार पूछी गई है, यह भी एक विधि है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक शब्द को समझाना पड़ता है, और आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो हैं इसी विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो राम बाजार जाता में राम क्या है, संज्ञा, बाजार क्या है, विषय वस्तु, जाता है क्या है, क्रिया। तो हर चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, मतलब पहले संज्ञा का वर्णन करना पड़ेगा, फिर विषय वस्तु का वर्णन करना है, फिर क्रिया का वर्णन करना है, सब चीज़ बताओगे तो वो क्या है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें बच्चे को प्रत्येक चीज़ बतानी होती है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने लिख दिया कि पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या होता है। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य होता है शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। आपने देखा होगा किताबों में खाली स्थान दिए रहते हैं, किताबों में जोड़ियाँ दी रहती हैं, किताबों में ऐसी जगह 1 2 3 करके पॉइंट करके जगह खाली छोड़ देते हैं। तो वहाँ क्या करता है शिक्षक, बच्चों को पहले खुद पढ़ना सिखाता है, और पढ़ना सिखाने के बाद उनका सहयोग करता है कि वो उस वाक्य को पूरा कर सकें, उस शब्द को समझ सकें। तो उसे बोलते हैं आपके पूरक पठन सामग्री। ठीक है, फिर आता है कविता शिक्षण। तो कविता शिक्षण होता है कविता के एक से अधिक अर्थ बताना। ठीक है, क्या कहलाता है, कविता शिक्षण। कविता कोई भी, उसके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। फिर ये भी पूछा गया अंतःवाक्य की संकल्पना किसने दी है। तो अंतःवाक्य तो हम पहले पढ़ चुके हैं, किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, जिसे निजवाक्य भी कहते हैं। निज माने क्या होता है, स्वयं। अंतःक्रिया करने के मतलब किसके साथ, देखो अंतःवाक्य माने बच्चे खुद बात करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, और अंतःक्रिया करना माने क्या होता है, अंतःक्रिया माने दो लोगों के साथ करना, यानी 2 या 2 से अधिक लोग साथ में होंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करें, तो उसे अंतःक्रिया करेंगे। लेकिन अंतःवाक्य की बात करें तो आप खुद से बात करें, मैं खुद से बात करूं, उसे कहेंगे अंतःवाक्य। फिर पूछा जाते हैं शिक्षक के बारे में भी गुण आ जाते हैं कई। तो शिक्षक के कौन से गुण महत्वपूर्ण होते हैं, चलिए जानते हैं इनको अपने नेक्स्ट वीडियो में।